बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। मतीउल्लाह जान साहब और साकिब बशीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले वीडियो के आगाज़ पे मुबारकबाद देंगे मेरे और साकिब साहब की जानिब से, आप सब की तरफ से भी मतीउल्लाह जान साहब को, पूरी कौम की तरफ से, पूरी कौम की तरफ से आपको भी मुबारक हो, पूरी भाई उम्मत मुस्लिमा की तरफ से, और पूरी साकिब दुनिया की बशीर तरफ को से भी मुबारक हो। और ये गूगल को सुबकी का सामना करना पड़ा है जिसने मेल की थी कि मती साहब आपका यूट्यूब चैनल हम बंद कर रहे हैं, क्योंकि अफजल मजोका साहब ने, इसे कल भी हमने आपको वीडियो में बताया था कि रिलीफ दिया है मतीउल्लाह जान साहब को, असद तूर साहब को, सदीक जान साहब को, और भी जितने यूट्यूब चैनल्स बंद किए गए थे उन तमाम को, क्या वो चैनल्स बंद नहीं होंगे। और अदलिया रुकावट बन गई है, जो आज़ादी है सारे राय के ऊपर कदगन लगाई जा रही थी। यही वो चीज़ थी जिसके ऊपर पॉइंट आउट किया जाता था कि हमेशा से जब ये कदगन लगने की कोशिश की जाती थी, अदलिया का रास्ता अपनाया जाता था, कानूनी रास्ता मीडिया ने हमेशा अपनाया था, गैर कानूनी काम तो हम कर नहीं सकते, तो वही रास्ता अब भी अपनाया गया और यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। उम्मीद अल्लाह ताला से थी, अल्लाह ताला ने जो उम्मीद है उसके ऊपर हमेशा की तरह इस पर भी मेहरबानी फरमाई और जो लोगों का एक रोज़गार लगा हुआ था वो छिनने से बच गया। आगे भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद है। मती साहब, आपको तो बराह रास्त मुबारक को, आप मुतासरा फरीक थे इस केस में, तो कैसे देखते हैं अफजल मजोका साहब के इस फैसले को, और बेसिकली फ़ैसले के अंदर उन्होंने क्या तहरीर की है? बुनियादी तौर पे जो फ़ैसला है उसकी वजह मजिस्ट्रेट का वो हुक्मनामा था जिसको वो पहले ही मुअत्तल कर चुके थे, और आज के हुक्मनामे को मैं तहरीरी हुक्मनामा तो मैं नहीं देख पाया, मगर जो कोर्ट रूम के अंदर सवालात उठाए गए थे उनमें एक सबसे अहम सवाल यही था कि एक मजिस्ट्रेट के पास ये कैसे ये अख्तियार आ गया है कि वो जो है वो किसी चैनल को बंद करने का हुक्म दे सके। और ख़ास तौर पे नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो तो अख्तियार ही नहीं रखती कि वो कंप्लेनेंट भी बने इसमें यूट्यूब चैनल्स के ख़िलाफ़, क्योंकि जो पीके का कानून में जो तरमीम हुई है उसके मुताबिक तो एक अथॉरिटी ने कायम होना है और वो अथॉरिटी जो है एक्शन ले सकती है, और जब तक अथॉरिटी कायम नहीं होगी कानून के मुताबिक ये अख्तियार पीटीए के पास रहेगा। तो वो अथॉरिटी कायम नहीं हुई थी और पीटीए की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं थी और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास ये अख्तियार ही नहीं था कि वो किसी मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट दायर करती। तो ये बात तो बिलवास्ता तौर पे जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के वकील थे जो कमरा अदालत में मौजूद थे, उन्होंने भी इस बात का दिफा नहीं किया और लग रहा था कि उनको भी ये एहसास हो गया है कि ये उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अच्छा, अब दूसरी बात ज़ुल्करनैन साहब समझने की ये है कि एक तो ये पाकिस्तानी अदालत थी ना, जिस के एक मजिस्ट्रेट ने यूट्यूब को हुक्म दे दिया कि आप ये चैनल बंद कर दें, और अपील के अंदर जज अफजल मजोका साहब की अदालत ने वो हुक्म पहले मुअत्तल किया और आज उन्होंने बिल्कुल ही उसको कालअदम करार दे दिया, यानी वो केस क्लोज़ हो गया है। मगर एक और जो है अदालत भी है और वो अदालत यूट्यूब की अपनी इंतज़ामिया है। और आपको पता है कि जो इंटरनेशनल डिजिटल फोरम हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, तो ये सारे अपनी इनकी एक कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं और इनके अपने कुछ रूल्स हैं। अगर आप उन रूल्स की वायलेशन करेंगे तो भी आपका चैनल बंद हो सकता है। मगर बदकिस्मती से जब भी कुछ ममालिक या हुकूमतों की तरफ से यूट्यूब को या इन प्लेटफॉर्म्स को अप्रोच किया जाता है और कुछ एविडेंस दिया जाता है या फिर अपनी अदालतों के अहकाम दिए जाते हैं, तो नॉर्मली उस चीज़ को यूट्यूब वाले बड़ा सीरियसली लेते हैं। और यही वजह थी कि जब पहली बार मजिस्ट्रेट का हुक्मनामा आया था तो यूट्यूब ने हमें बाकायदा नोटिस जारी किए थे, जिसके जवाब में हमने फौरी तौर पे यूट्यूब को बताया था कि आपकी मेहरबानी कि आपने हमें नोटिस जारी किए, हमारे अपनी हुकूमत या अपनी अदालत ने तो हमें नोटिस जारी करना भी पसंद नहीं किए थे। तो ये भी एक वजह थी कि हमें नोटिस जारी नहीं किए गए थे कि आज जज मजोका साहब ने ये फ़ैसला जो है और ये जो कंप्लेंट थी और ये बिल्कुल ही कालअदम करार दे दी। बल्कि मजोका साहब ने मुझसे पूछा भी कमरा अदालत में कि क्या आपको नोटिस जारी हुए थे, तो मैंने उन्हें साफ साफ बताया कि हमें कोई इतला नहीं थी, ना तो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने नोटिस जारी किए, ना ही उन मुअज़्ज़ज़ मजिस्ट्रेट साहब ने नोटिस जारी किए कि जिन्होंने हमारा चैनल बंद करने के लिए अमेरिका में यूट्यूब को भी ऑर्डर भेज दिया था। तो ये बुनियादी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये आज मजिस्ट्रेट का हुक्म मुकम्मल तौर पे कालअदम करार दे के ये केस अब क्लोज़ हो गया। और मैं समझता हूँ ये यूट्यूब के जो हम लोग काम कर रहे हैं
ये जर्नलिस्टों की फ़तह है, यूट्यूब एक्टिविस्ट की फ़तह है, कैंपेनर्स की फ़तह है, और ये फ्री स्पीच की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की एक बहुत बड़ी फ़तह है। और इससे ज़्यादा अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि यह हमारे वकला की जो टीम थी उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया है, उनका एक बड़ा एक हिस्टोरिक रोल रहा है। एडवोकेट ज़ैनब जंजुआ हमारी टीम लीडर थी, वकला की जो टीम थी। एडवोकेट रियासत अली आज़ाद जो साबिक़ सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, उन्होंने आज दलाइल दिए इस सारे यूट्यूब के केस में भी, और उन्होंने भरपूर अंदाज से इस मामले को पॉइंट आउट किया कि ये चीज़ जो है डिजिटल मीडिया के ऊपर जो पाबंदियाँ हैं ये ऐसे नहीं लग सकती बग़ैर नोटिस, बग़ैर इंक्वायरी के और बग़ैर अख्तियार के। तो इन वकला की टीम की भी मेहनतें थी और हम डेफिनेटली उनके बहुत मशहूर हैं। और जज साहब ने एक चीज़ कमरा अदालत में वाज़े की थी कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं कमरा अदालत में, जो दरख्वास्त गुज़ार, उनके ऊपर तो मैं आज ऑर्डर दे रहा हूँ, यानी उनको जो भी अब रिलीफ जो मिली है, मगर जो नहीं है तो उनकी दरख्वास्त अदम पैरवी पे मैं ख़ारिज कर दूँगा। तो बज़ाहिर आज यही हुआ है। कुछ लोग नहीं भी थे, असद अली तूर की नुमाइंदगी थी और दीगर वकला भी थे, उनको तो रिलीफ मिल गया। मगर ये जो अदम पैरवी पे अगर दरख्वास्तें खारिज भी हुई हैं, तो जब एक पाकिस्तानी अदालत एक मजिस्ट्रेट के हुक्म को बिल्कुल ही गैर कानूनी करार दे देती है, तो ज़ाहिर बात है उसका फ़ायदा सिर्फ दरख्वास्त गुज़ार और कमरा अदालत में मौजूद दरख्वास्त गुज़ारों को ही नहीं, जब वो कानूनी तौर पे वो मजिस्ट्रेट का हुक्म ही ख़त्म हो गया है, तो उसकी बुनियाद पे भी मैं समझता हूँ कि यूट्यूब की जो मैनेजमेंट है वो दूसरे चैनल्स के ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई नहीं करे। ऑब्वियसली साकिब बशीर साहब, आर्टिकल 19A की इसको आप कितनी कामयाबी देख रहे हैं, उससे बढ़ के जुडिशरी को कहाँ देख रहे हैं कि ये जिस तरीके से गुज़श्ता कुछ 2.5-3 साल से हम देख रहे हैं कि अदलिया के जानिब से कहा जाता है कि हर मामले में जो हुकूमत कहती है उसके ऊपर ठप्पा ही लगाया गया था। तो यहाँ पे उससे पहले हमने देखा खालिद जमील साहब के मामले में अदालत ने पहली पेशी पे ना सिर्फ केस उड़ाया बल्कि बड़ा ठोक बजा के फैसला दिया। उसके बाद अब मजोका साहब ने पहली पेशी में इसको मुअत्तल किया था, उसको कलदम भी करार दिया। तो कैसे देख रहे हैं कि वो थोड़ा सा रिवाइवल हो रहा है या ये क्या है, इसको आप क्या नाम देंगे? एक तो जितने दरख्वास्त गुज़ारान थे जिन्होंने अपीलें दायर की थी या जिन्होंने नहीं भी की थी, अब ये तो कहने से रहे कि जी असद तूर ने मतीउल्लाह जाने को डील कर ली होगी जिनके हक में फैसला है। एक तो मैं ये कहूँगा कि जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई गई है, इसके जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनको अवार्ड देना चाहिए। उसके बाद उनके जो वकील जो उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे उनको भी कोई अवार्ड की नामजदगी होनी चाहिए। और सबसे बड़ा अवार्ड मैं ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद की जो ज़िला कचहरी है उसके जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह साहब को मिलना चाहिए। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को इसलिए मिलना चाहिए कि उसने जिनके ख़िलाफ़ वो ऑर्डर अदालत से लेना चाह रहा है उनको उसने कोई नोटिस ही नहीं किया। मतलब ये एक सिंपल और सादा सा एक फार्मूला है जो एक आम थोड़ा सा कानून की समझ बूझ रखने वाले को भी होता है कि आपने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू करनी है ना, तो हर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नोटिस करती है बंदे को, बेशक फैसला अपनी मर्जी से ही करें, लेकिन नोटिस करती है, बुलाती है, सुनती है, टाइम देती है, प्रोसीजर फॉलो करती है। तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मेरा ख्याल है ये जब बनी, बल्कि मुझे याद आ गया जिस दिन ये खबर आई, ये 24 जून को मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर किया, बल्कि एक और चीज़ याद आ गई, इनका जो हमारी हरारकी है, हमारी इंतज़ामिया है, हमारी नेशनल ये जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और साथ ही मजिस्ट्रेट साहब, इनका तो ये प्लान था कि ये खुफिया तरीके से ये सारा कुछ हो जाए, खुफिया तरीके से, मतलब यूट्यूब बंद कर दे। लेकिन यूट्यूब ज़ाहिर सी बात है वो अमेरिका में बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने लिहाज से उसको देखना है, उन्होंने जो मुतलका लोग थे उन्होंने ऑर्डर भेजे और तकरीबन 20-25 दिनों के बाद ये ऑर्डर्स इनको मिले और उसके बाद इन्होंने उस पर कोई जो है वो बात की और उसको चैलेंज किया। तो जज साहब ने भी उस पर कोई जो है वो किसी को नोटिस करना भी मुनासिब नहीं समझा, बल्कि एक और जुडिशरी में से ही किसी के 1-2 लोगों से मैंने डिस्कस किया, तो मैंने कहा इस ऑर्डर को आप कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा यार मतलब हमने जब ऑर्डर देखा है तो सर पकड़ लिया है कि ये क्या ऑर्डर किया है। मतलब आपने 27 यूट्यूब चैनल्स को बंद किया और जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड करके अमेरिका तक कर लिया, नंबर 1। नंबर 2, आपने इंडिविजुअल ऑर्डर्स होने थे। मतीउल्लाह जान साहब का अगर यूट्यूब चैनल आपने बंद करना है, उनको नोटिस करना है, नोटिस करके प्रोसेस करके इंडिविजुअल ऑर्डर 27 ऑर्डर्स होने थे। तो इसमें तो इतने मतलब कोई मैं ये समझता हूँ कि ये जज साहब ने कर कैसे दिया और कैसे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कर दिया। जहाँ तक आज़ादी इज़हार राय की बात की, यकीनी तौर पर इस वक्त अगर 26वीं आईनी तरमीम के बाद देखा जाए, ट्रांसफ़र जजेस के बाद जो मामलात हमें अदलिया से जिस तरह का माहौल नज़र आ रहा है, उसमें एक घुटन ज़दा माहौल है।
लेकिन इस घुटन ज़दा माहौल में अगर कोई लोग अच्छा काम कर रहे हैं इदारों में, जुडिशरी में, तो उनको बिल्कुल उनको सराहना चाहिए। और ख़ास तौर पर अफजल मजूका साहब ने जो फ़ैसला दिया है, मेरा ख्याल है अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास कि वो इसको जो हाई कोर्ट में चैलेंज करे, क्योंकि कोई ग्राउंड ही नहीं है ना, कोई चीज़ ही नहीं है, कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये बहुत बड़ी जीत है। अच्छा, आपने जिक्र किया अभी ट्रांसफ़र शुदा जजेस का, तो मेरा ख्याल है बात उसी तरफ लेके जाते हैं। आज सरफराज डोगर साहब की अदालत में क्या हुआ, ये ईमान मदारी साहब को मैंने इसको पकड़ लिया ना, तो फिर मतलब ये क्या है, मतलब अख्तर मेंगल साहब तक ने उसके ऊपर जवाब दिया है कि यार ये क्या माहौल अदालतों में शुरू हो गया कि जज कह रही थी मैंने इसको पकड़ लिया ना, ये तो हिरासत करने के ज़ुमरे में भी आता है। मैं कोर्ट रूम में मौजूद ही था और इस केस को कवर भी किया। ये डॉक्टर मारंग बलोच का ECL से नाम निकलवाने की दरख्वास्त थी और मामला शुरू कुछ ऐसे हुआ कि ये जो अरशद कियानी है डिप्टी अटॉर्नी जनरल, उन्होंने कहा कि इनको कहें, मतलब एडवोकेट ईमान मज़ारी को, कि आप जो एक सब कमेटी है कैबिनेट की ECL पे के हवाले से, आप पहले उनके पास जाएँ, वहाँ अपना रिप्रेजेंटेशन दें और उसके बाद आप हाई कोर्ट में आए। तो यहाँ से बात शुरू हुई। तो जस्टिस डोगर साहब ने ये कहा कि अगर मैं यहाँ पे कोई ऑर्डर करूँगा तो ये बाहर जाकर एक प्रोग्राम में कह देंगे कि मैं डिक्टेटर हूँ। तो यहाँ से बात शुरू हुई और बात फिर बढ़ती बढ़ती बाकी सारी चीज़ें तो हमारे जो नाज़रीन ने पढ़ ली हैं, इतने लेवल पे वो वायरल हुई हैं। तो बात बढ़ती 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 उस नुक्ते पर पहुँची कि जो हादी साहब के हवाले से उन्होंने क्या कहा। हादी साहब इसको किसी दिन मैंने पकड़ लिया, इसको समझाया किसी दिन मैंने पकड़ लिया ना, किसी तो हादी साहब ने क्या रिस्पॉन्ड किया? किसी दिन मैंने पकड़ लिया ना, तो हादी साहब को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई ना। हादी साहब वो थोड़े से पीछे हट गए, हादी भी बात करने लगे थे, लेकिन क्योंकि उनके कंधों पे जिम्मेदारी आ गई। वैसे ये है कि हादी साहब भी मुल्तान के हैं और जस्टिस डोगर साहब भी मुल्तान के, हो सकता है मुल्तान फैक्टर भी हो हादी की याद तक। तो मतलब डोगर साहब को समझना चाहिए था, हादी साहब उनके कुलीग तो हैं ही हैं, साथ उनके शोहर भी हैं, और घर जाके वो किसकी हुक्मरानी होती है सारों को ही पता है। नहीं वो उसको भी साहब वाली बात कर रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल ये है कि ईमान जो है कि इंडिपेंडेंट एक लॉयर हैं, उनके हादी जो है शोहर हैं, वो एक इंडिपेंडेंट उनका एक ना अपना किरदार है। और ख़ास तौर पर मैं ये समझता हूँ कि आज जिन लोगों से भी मेरी बात हुई, फेयरली बहुत सारे कचहरी में हम थे, हाई कोर्ट में थे, वकीलों से बात हुई, उन्होंने कहा कि जो मर्ज़ी आप इसको कहें, लेकिन चीफ जस्टिस के ओहदे पर बैठे हुए शख्सियत ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए ये उनकी शान शयान नहीं है। मतलब ऐसे अल्फाज उनको ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। आखिरी जो उन्होंने लफ्ज़ बोला उसमें धमकी है। मतलब आपने कंटेम्प्ट करनी है तो कंटेम्प्ट करके बुला लेना। मतलब आप समझते हैं कि आपको किसी ने डिक्टेटर कहा है तो आप उसको कंटेम्प्ट करें, बुला लें, लेकिन इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करना किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। एक आखिरी बात, मैं आखिरी कमेंट करूंगा, आपको लाहौर हाई कोर्ट से 15वें नंबर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया है। फिर जिस दिन ये प्रोसीजर हो रहा था तो उस दिन पूरे पाकिस्तान को एक खुली किताब की तरह पता था कि आप चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनेंगे। ठीक हो गया, तो वही चलता रहा सारा मामला, आप चीफ जस्टिस बन गए। बहुत सारे जिनका हक था उनका हक मारा गया। तो ये सारी चीज़ें सारे कोर्ट रिपोर्टर्स को भी पता है, सारे वकीलों को भी पता है, सारे जजों को भी पता है, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को भी पता है, सदर को भी, तो वज़ीर आज़म को भी पता है। तो यही तो बात है, ये बातें होती रहेंगी चीफ साहब, ये बातें होती रहेंगी। इन बातों की बुनियाद पर आप पे तनकीद भी होती रहेगी। आप थोड़ा सा अपना दिमाग खोलेंगे, इस्लामाबाद में आप आए हैं तो इस्लामाबाद में माहौल थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इसलिए आपको ये बर्दाश्त करना होगा। आप एक पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, आप 20, 25, 30 लाख सैलरी तनख्वाह ले रहे हैं पब्लिक एक्सचेकर से, तो इसलिए आप अपने आप को एक आम आदमी ना करें कि आप पे कोई बोलेगा नहीं। बोलेंगे, बोलते रहेंगे, तनकीद तो होती रहेगी, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। थोड़ा दिल बड़ा करना पड़ेगा, जैसे चीफ जस्टिस का होता है। वैसे मती साहब, ये जो अल्फाज की अदायगी की गई, फिर जिस तरीके से अख्तर मेंगल साहब ने आके इस चीज़ को रिस्पॉन्ड किया, अभी तक तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान बार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इन सब की करारदादें आ चुकी होनी चाहिए थी कि ये एक एडवोकेट को अदालत में एक तरह से हिरासत करने की कोशिश की गई, थ्रेट किया गया, और एक चीफ जस्टिस एक नौजवान खातून वकील के खिलाफ फरीक बने एक तरह से कि मैं पकड़वा दूंगा या मैंने पकड़ लिया। तो ये डायरेक्टली आप वो फरीक भी बन रहे हैं और बार्स भी सारी अभी तक खामोश हैं इसके ऊपर, किसी की तरफ से एज ऑफ नाउ कोई एलामिया नहीं आया। देखें जुल्करनैन, आप भी कोर्ट को कवर करते हैं, बहुत सारे जजेस जो होते हैं बड़े डिसेंट
लुकिंग होते हैं, बड़े ग्रेसफुल होते हैं जब वो अदालत चला रहे होते हैं। मगर कुछ वकला का ख्याल है कि कुछ जजेस ऐसे भी होते हैं कि वो उस वक्त तक बड़े डिसेंट लगते हैं जब तक वो मुंह ना खोलें। तो जब कुछ कह देते हैं तो फिर पता तब चलता है ना जब कोई बात करता है। तो मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ ये जो मुझे अल्फाज पढ़ने को नज़र आए हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि हादी साहब इसे समझाएं, इसे, ठीक है, अगर मैंने पकड़ लिया ना तो भाई ये चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये तो मैं कहता हूँ मुल्तान का कोई मजिस्ट्रेट भी इस तरह वकील को मुखातब नहीं करता। या मुझे नहीं लगता कि मुल्तान के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो घर में भी तू तड़ा करके अपनी ख़वातीन से ऐसे बात करते होंगे, ठीक है ना। उनको भी आप जनाब करके बात करते हैं, हम बच्चों से आप जनाब करते हैं, बीवी से आप करके बात करते हैं। तो बात यह है कि फ्रैंकनेस की और बात है, लेकिन अमूमन बाकियों के सामने लेकिन खुली अदालत में तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ और मैं समझता हूँ कि बड़ा सीरियस मिसकंडक्ट है। और मुझे अच्छा लगेगा कि अगर चीफ़ जस्टिस सरफराज डोगर की तरफ से कोई वजाहत आ जाए, इस हवाले से कोई माजरत आ जाए, अफसोस का इज़हार आ जाए। मगर मैंने ये सुना है, कह सकते हैं स्पर ऑफ द मोमेंट था, तो चलिए मेरे मुंह से निकल ताकि मुझे पता चला है कि कुछ केसेस की जब हियरिंग हो चुकी तो इन्होंने एक और केस के अंदर चीफ साहब ने फिर इस मामले को रफा दफा करने के लिए कुछ थोड़ा सा शायद इजहार किया है कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए था या ऐसा हुआ है, लेकिन वो अभी तक क्लियर नहीं है कि एग्जैक्ट वर्ड्स उनके क्या थे। मगर मैं समझता हूँ कि इसके बारे में कुछ ना कुछ वजाहत ज़रूर आनी चाहिए। और आखिर में जो उन्होंने इस बात पे बिल्कुल, और ये जो इस बात के ऊपर जो उन्होंने कहा कि मुझे डिक्टेटर कहा जाता है, तो मुझे तो इस बात की खुशी है कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जैसे मुअज़्ज़ज़ जज भी डिक्टेटर को एक गाली समझते हैं। और लेकिन मुझे नहीं पता उनके दिल में क्या था, क्या वो, क्योंकि ये वर्ड तो उन्होंने ही कहा ना कि ये मुझे डिक्टेटर कहते हैं। तो कुछ लोग जो है ना अपने आप को डिक्टेटर कहलवाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर कोई उन्हें डिक्टेटर कहेगा तो उनके पास वाकई वो बड़े पावरफुल और ताकतवर नज़र आएंगे। तो ये तो नहीं मालूम, मगर मुझे लगता है कि शायद वो डिक्टेटर लफ्ज़ को पसंद नहीं करते, और ये एक अच्छी बात है। लेकिन डिक्टेटर लफ्ज़ को पसंद ना करना किसी जज के लिए काफ़ी नहीं है। उस जज को जो डिक्टेटरशिप होती हैं, जो डिक्टेटर्स के आलाकार होते हैं, जो डिक्टेटर्स की पसे पर्दा साजिशें होती हैं, उनको नाकाम बनाने के लिए अमली तौर पे बतौर जज किरदार अदा करना चाहिए। सिर्फ मुंह से कह देना काफ़ी नहीं है कि मुझे डिक्टेटर कहा जाता है और नाराज़गी का इज़हार करना नहीं। अपने फ़ैसलों में पता चले कि आप डिक्टेटर के लफ्ज़ को पसंद नहीं करते। आपके लापता अफराद के मुकदमों के फ़ैसलों में ये पता चले। आपके यहाँ पे जो लोग उठाए जाते हैं इस्लामाबाद के, उस पर आप कहते हैं कि अगले हफ्ते आ जाएं, बस तारीख दे दें। उस पर आप नोटिस तक जारी नहीं करते, पुलिस को बंदे को पेश करने का हुक्म तक नहीं जारी करते, और फिर आप नाराज़ होते हैं जब आपको कोई डिक्टेटर कह दें। जब आप अपनी मर्ज़ी के जजों की एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी बना देते हैं, अपने मर्ज़ी के बेंच बना देते हैं, जिसमें अपनी मर्ज़ी के अकेले अपनी मर्ज़ी के अकेले नोटिफाई कर देते हैं, ये सब क्या है? लोग तो कहेंगे फिर कि ये डिक्टेटरशिप है। तो इसमें नाराज़ होने वाली क्या बात है? मेरा ये ख्याल है कि वो जो कहते हैं ना कि आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर कीजिए, हम कहेंगे तो गिला होगा। तो मेरा तो गिले की आपने बात की ना, गिले से अगली स्टोरी के ऊपर चलते हैं। वो गिला शिकवा शिकायत की बात हो रही है, तो इसी तरीके से कुछ शिकायत जस्टिस तारिक जहांगीरी के ख़िलाफ़ भी आई हुई हैं, और हाई कोर्ट ने एतराज़ात के ख़िलाफ़ एतराज़ात के साथ ही 16 सितंबर को मुकर्रर कर दी है। सरफराज डोगर साहब और आज़म खान साहब हैं जी बेंच में, वो इसके ऊपर समाअत करेंगे। इंटरेस्टिंगली सिंध हाई कोर्ट में भी कल समाअत हुई इसी इशू के ऊपर, और वहाँ पे पहले तो सवाल ये उठाया गया कि आईनी बेंच में केस कैसे लगा। जज साहब ने उठाया सवाल, जो सुन रहे थे सिंध हाई कोर्ट में। फिर उनको बताया गया कि जी 199 के तहत आया हुआ, तो शायद इसीलिए आईनी बेंच में लग गया कि एक जज की डिग्री के ऊपर मामला क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। ये कराची यूनिवर्सिटी के वकील सरमा धानी की जानिब से नुकता उठाया गया था ये। तो फिर अदालत ने अब 30 सितंबर को वहाँ दलाइल मांगे, 16 सितंबर को यहाँ लग गए। और वसीम मलिक साहब ने एक खबर दी थी अपने व्लॉग FCR में, जिसमें उन्होंने मरीम नवाज़ साहिबा का ये कह रहा था कि जो लास्ट इजलास हुआ था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, उसमें 25 कंप्लेंट्स टेकअप हुई थी, 19 को जजेस के ख़िलाफ़ जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था। तारिक जहांगीरी साहब और जो हैं ये मोहसिन अख्तर कियानी साहब, इन दोनों के ख़िलाफ़ कंप्लेंट्स को जो इब्तदाई राय आई थी वो यही थी कि ये भी बोगस हैं, मतलब हैं
कोई जान नहीं है इनमें, बेबुनियाद इनको भी फारिग किया जाए। लेकिन ये साहब ने 3-4 दफ़ा इंसिस्ट किया कि नहीं, इनको फ़िलहाल आप रोक दें। उनके मुताबिक क्या जी, जब ये साहब ने रोका और साथियों ने वजह पूछी, उन्होंने कहा जी बस मैं आपको कह रहा हूँ फ़िलहाल इसको हम टेकअप नहीं करते, इसको छोड़ दें, इसको बाद में देखेंगे। उसके बाद 2 हाई कोर्टों में केस फिक्स हो जाता है। तो ये कोइंसिडेंस है या वाकई ये कुछ ये दोनों साहिबान मुश्किल में आने वाले हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई है उसको किसी न किसी हद तक ज़रूर पब्लिक होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मुकम्मल तौर पे। उसकी वजह यह है कि जब हम अखबारों में ख़बरें छप जाती हैं, जैसे कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के ख़िलाफ़ जाली डिग्री केस बना दिया, और फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़ रेफरेंस आ गया, फिर जस्टिस इजाज़त साहब के ख़िलाफ़ या 5-6 जजेस से सबके ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। तो ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, ये इसका फ़र्ज़ बनता है कि अदलिया की आज़ादी और अदलिया के वक़ार की खातिर वो लोगों को ये बताए कि जिन जजेस के ख़िलाफ़ ये जितनी भी ख़बरें छपी हैं उनका क्या हुआ। क्योंकि लोग एक परसेप्शन बना लेते हैं उन जजों के मतलब, और आप ये तक नहीं बताते कि किन जजेस के ख़िलाफ़ शिकायत को निपटा दिया गया है और किन के ख़िलाफ़ अभी पेंडिंग है। जब आप ये नहीं बताते तो फिर ये एक लटकती तलवार है, ये एक लटकती तलवार है उन जजों के ऊपर भी, और ये एक लटकती तलवार है उन जजों की इज़्ज़त और वक़ार के ऊपर भी, और अदलिया के वक़ार के ऊपर। जब लोगों को या जजों को भी नहीं पता कि भाई आपके ख़िलाफ़ कंप्लेंट ख़त्म हुई है या नहीं, या आपके ख़िलाफ़ कंप्लेंट जारी है, तो ये जानना लोगों का हक है। मगर क्या है कि ऐसी कंप्लेंट्स को पेंडिंग इसलिए रखा जाता है कि उन जजों को ब्लैकमेल किया जा सके, उन जजों को ये पैगाम दिया जाता है कि वी आर वाचिंग यू, आप अपना रवैया दुरुस्त करें, आप अपने फ़ैसले दुरुस्त सिमत में दें, आप अपना कंडक्ट ठीक करें, अपने रिमार्क्स पे कंट्रोल करें। ये एक किस्म की ब्लैकमेलिंग है कि इन जजेस के ख़िलाफ़ शिकायत को पेंडिंग रखना और फिर उनको वक्त पर ना निपटाना, ये एक ब्लैकमेलिंग है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, और जुडिशल जो काउंसिल है उसको इस हवाले से एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए बताना चाहिए कि ये कंप्लेंट थी और ये जजेस के ख़िलाफ़ थी और ये निपटा दी गई हैं और ये अभी पेंडिंग है। नंबर आपको याद होगा जब हम मिले थे यही अफरीदी साहब से, आप भी मौजूद थे, साकिब भाई भी साथ थे, उसमें बहुत सारे जर्नलिस्ट, हाँ जी, हम सब ने पूरी प्रेस एसोसिएशन थी। हमने उसमें 2 दफ़ा ऑफिशियली ये मुतालबा उनसे किया कि जो जुडिशल काउंसिल में जिन जजों के खिलाफ कंप्लेंट्स खारिज हो जाती है उनके कम से कम नाम पब्लिक करें, ताकि उनके ऊपर से दाग धुल जाए, पब्लिकली भी पता चले कि जज क्लियर हो गया, अदरवाइज़ पता किसी को नहीं चलेगा उस जज के अलावा। उन्होंने कहा था कि मैं जुडिशल काउंसिल के सामने ये बात रखूँगा। जुडिशल काउंसिल ने उन्होंने फिर बाद में इलामिया के ज़रिए बताया कि जी इसको मुस्तरद कर दिया कि जिन्हें हम पब्लिक नहीं करेंगे। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन को जो क्लीन चिट थी वो पब्लिक कर दी गई। देखो ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्लीन चिट इसलिए दी गई कि उनको तहफ़्फ़ुज़ देना था उनके गलत कामों का, उनको प्रोटेक्शन देनी थी, इसलिए उनको पब्लिकली अनाउंस किया गया। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि ब्लैकमेलिंग है कि आप पब्लिकली नहीं बताते कि कौन से जज के ख़िलाफ़ कंप्लेंट फारग कर दी गई है, क्यों नहीं बताते। और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की आप मिसाल ले लें, क्यों उनके ख़िलाफ़ शिकायत आई, आपको भी पता है, साकिब को भी पता है। वो इस्लामाबाद के जो 3 कौमी असम्बली के हल्के थे, वो बतौर ट्राइब्यूनल उन्होंने फॉर्म 45 मंगवा लिए थे सारों से, और वो तीनों MNA जो नून लीग के वो फंस चुके थे, क्योंकि उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड MJ TV पे इंटरव्यू में भी उन्होंने बताया था कि वो जो फॉर्म 45 उन्होंने जमा कराए, कोई 40-45 तो उनके अपने थे, लेकिन 150-200 के करीब जो थे या उससे भी ज़्यादा ये वो थे जो उन्होंने RO से हासिल किया, RO की तस्दीक शुदा, यानी वो RO जिसने फॉर्म 47 जारी करके फॉर्म 45 के मुनाफी रिज़ल्ट जारी किया था। ठीक है ना, तो उसी से वो जो कहते हैं ना, उसी अतार के लोने से तस्दीक कराते हैं, तो ये उसी अतार के लोने से तस्दीक करा के फॉर्म 45 नून लीग के MNAs ने जस्टिस जहांगीरी के ट्राइब्यूनल में जमा कराए थे और फंस चुके थे, और दिन बड़ा कम था और फैसला आने वाले था। उनका ट्राइब्यूनल भी चैलेंज हो गया, उनके खिलाफ स्कैंडल भी निकल आया, और डिग्री आपको पता है, डिग्री तो अगर स्कूल या कॉलेज की है तो हमारी या तो इदारे बड़े नाअहल हैं, नालायक हैं कि इधर जज जब लगते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट में तो उनकी पूरी सिक्योरिटी क्लियरेंस आती थी। हमने तो ये सुना था कि इंटेलिजेंस एजेंसियाँ भी सिक्योरिटी रिपोर्ट देती है। जज बनने से पहले वो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद भी ने। जी हाँ, ठीक है ना, तो उस वक्त शायद किसी को ये लगा कि ये बंदा काम क्या है, तो इसकी अगर कोई कमज़ोरी है तो चलो ये भी छुपा लेते हैं, बाद में इसको इस्तेमाल करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे।
लेकिन शायद जहांगीरी साहब ब्लैकमेल होने वाले नहीं थे। और मैं आपको बताऊं, डिग्री वाला भी जो इल्ज़ाम है वो जब डिटेल में अगर आप जाएंगे ना, तो वो इल्ज़ाम भी ये नहीं है कि कोई डिग्री जाली है, वो मामला टेक्निकल है कोई, कि पेश हो सकते थे, एग्ज़ाम में बैठ सकते थे, नहीं बैठ सकते थे, ये मसला है उसका। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये डिग्री वाले इल्ज़ाम के पीछे मोटिव जो है वो उनको विक्टिमाइज़ करना था, और चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी जो हैं वो इस वक्त इंस्ट्रूमेंटल हैं अपने हाई कोर्ट के जजेस को, बजाय प्रोटेक्शन देने के वो उनके ऊपर मज़ीद प्रेशर जो है वो उसको बिल्ड कर रहे हैं। वैसे मैं आपसे एक सवाल कर लूँ, फिर आप उस पर दीजिएगा। साकिब भाई, इस वक्त मुल्क में पिछले कुछ 2.5-3 साल से हम देख रहे हैं बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो तारीख में कभी नहीं हुई थी, ना आइन में उसकी कोई गुंजाइश थी, ना कानून में थी, लेकिन वो हो गई। अब जजों की तैनाती जो चैलेंज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में होती है, वो अब हाई कोर्ट में भी चैलेंज हुई भी है। अब क्या ऐसा भी इस अर्ज़ पाकिस्तान ने देखना है कि हाई कोर्ट का एक बेंच अपने ही साथी हाई कोर्ट के जज को फारिग कर देगा, नहीं तेरी तैनाती ठीक नहीं हुई? अच्छा, इसमें बड़ी हैरानगी होती है कि उस वक़्त के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है, उन्होंने भी पूरा मौका दिया कि उसको जनाब खोला जाए पूरा, जनाब कि क्या पलंदा क्या है। हालांकि ये तो बड़ी इनिशियल स्टेज पे ये मामला तो देखना चाहिए था कि ये मेंटेनेबल भी है या नहीं है। आप मेरिट तो बाद वाले मामला आता है ना। तो अब जो केस फिक्स हुआ है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ट्रांसफ़र केस में, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर उनके ख़िलाफ़ जो कानूनी जंग लड़ रहे हैं। अब चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने अपने ही पास उनका केस लगा लिया है। ये कदरे हैरान कौन है। वो जो आप SJC की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बात कर रहे थे, वहाँ पे भी नेक्स्ट जो है वो अभी आने को हैं, वो उसके मेंबर बनने को हैं। अब वो वहाँ पे भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की ख़िलाफ़ शिकायतें भी मौजूद हैं, और वो एज ए मेंबर वो बैठ सकेंगे, उठेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो ये बड़े अहम मामला हैं। सिर्फ आखिरी पॉइंट कि जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक ख़ान और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उन्होंने कुछ रिमार्क्स दिए, एक ने ओपन कोर्ट में और एक ने हाई कोर्ट बार में। तो उसके बाद बुलाया गया चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी साहब की जानिब से, और उनको चाय पिलाई गई। उन्होंने कहा थोड़ा सा आप ख्याल करें, ठीक है। अब ख्याल का मतलब उन्होंने कहा कि यही लिया गया कि उन्होंने, क्योंकि मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने हाई कोर्ट बार में कुछ बात कर दी थी, तो इन्होंने फिर एक दफ़ा सरदार इजाज़ इसाक ख़ान साहब ने फिर कोई कमेंट दिए, तो फिर मुझे पता चला कि फिर उनको कुछ कम्युनिकेट हुआ इधर से। तो क्या अब जो है वो आज एक मामला हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो अब भी कुछ कम्युनिकेट होगा? ये सवाल है मेरा सुप्रीम कोर्ट। मैं इस हवाले से एक और पॉइंट आउट बात करना चाहता हूँ कि ये जो 6 जजेस जिन्होंने ख़त लिखा था, ये ख़त किसको लिखा था? ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा था, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तमाम मेंबरान को उसकी कॉपी भेजी थी। और ये एक कंप्लेंट थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों की, किसके ख़िलाफ़? चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़, ठीक है। अब वो चीफ जस्टिस उनके थे उस वक्त। तो क्या अब जस्टिस आमिर फ़ारूक जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, तो उनके ख़िलाफ़ ये कंप्लेंट पेंडिंग नहीं है जुडिशल काउंसिल में? ये कंप्लेंट है, ये पेंडिंग है। और जिन जजों ने इतने संगीन इल्ज़ामात लगाए थे खुफिया इदारों के ख़िलाफ़, तो मुझे बताएं कि उनकी कंप्लेंट पे तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, उनकी कंप्लेंट के स्टेटस का तो कोई अपडेट नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और जो सड़क से उठ के कोई बंदा किसी जज के ख़िलाफ़ जो है कंप्लेंट दायर कर देता है, तो उसको वो बड़े आदाद शुमार में कर रहे होते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त बड़ा ही एक अफसोसनाक सिचुएशन है, और जुडिशल का जो काउंसिल है उसको अपने जजों को प्रोटेक्ट करने की बजाय उसको ये काम नहीं है कि वो जजों को मज़ीद प्रेशर में ला के मतलूबा नताइज हासिल करने की कोशिश करें। तो नाज़रीन, राय आपने सुनी साकिब बशीर साहब की, मतीउल्लाह जान साहब की भी। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में कीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।